बोलो। ठीक है, नहीं नोट्स की बातें नहीं करनी अपने को, नोट्स में क्या किया था उन्होंने। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वही 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 कराना चाह रहा हूँ। हमने डिस्कस किया था वे मैकेनिकल मॉडल में अभी तक। हाँ हाँ, कि वे मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहले चीज तो देयर विल ऑलवेज बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एनीवेयर इन एन एटम। न्यूक्लियस के अलावा जीरो से लेके इंफिनिटी तक किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर इन स्पेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, सो पहले हमने प्रोबेबिलिटी की बात करी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिटल, ऑर्बिट, या हालांकि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इज ऑलवेज देयर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। जीरो मतलब ऑर्बिट न्यूक्लियस से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि जहां पे 95% चांसेस ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के होने को, उनको हमने कहा क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल एक वैसा रीजन है जो कवर करता है 95% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा कह लो, है ना। सो ऑर्बिटल का मतलब है कि क्या, कंटेन्स और हैज मोर देन 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि वेव मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इधर ही बैठ जाओ, यही यही फर्स्ट बेंच पे। वेव मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या हमने पढ़ा था भाई, कि वेव फंक्शन होता है। ये उधर बैठ जाओ ना, उधर खाली है, उधर उसी साइड में पूरा खाली बैठा। चलो चलो चलो, अरे उधर क्या दिक्कत है क्या कोई, एकदम कोने में चल। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, सही में नहीं दिख रहा कि झूठ बोल रहे हो। हाँ? अच्छा चश्मा नहीं है क्या तुमको, तो इधर आ जाओगे तुम। कोई नहीं, चलो एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो अभी के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। सो फिर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव बोलते हैं ना। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है ना, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। फिर हमने लिखा था कि वेव नेचर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक कौन सा वेव होता है, 3D स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जो एक फिक्स रीजन में ऑसिलेट करता है। बोलोगे सर आप बोल रहे हो जीरो से इन्फिनिटी, किसी ने पूछा भी था कि सर जीरो से इन्फिनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो स्टैंडिंग वेव कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि वो एटम के विसिनिटी से बाहर नहीं जा रहा है। जैसे एक रेडिएशन है तो रेडिएशन कहीं भी जा सकता है ना, रेडिएशन के कहीं जाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन स्टैंडिंग वेव जो इलेक्ट्रॉन का है, वो कहने को हम कहते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी तक हर जगह जा रहा है, लेकिन वो है उस एटम से बॉन्डेड, कहीं ना कहीं उस एटम का पार्ट है, तभी तो हम उस इलेक्ट्रॉन को एटम से एसोसिएट कर रहे हैं, राइट। तो वो इन अ वे बॉन्डेड है, स्टैंडिंग वेव जो इसका 3D स्टैंडिंग वेव बन रहा है। अच्छा, इसमें हमने जो पढ़ा था कि जो स्टैंडिंग वेव होगा, इट विल हैव, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेव की बात कर रहे हैं क्या, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एट डिफरेंट पोजीशंस, है ना, कि हर जगह अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है, अनलाइक ईएम वेव्स। कि ईएम वेव्स में क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स एम्पलीट्यूड से ऐसे वेव ट्रैवल करती है, ये हो गया आपका ईएम वेव। जो इलेक्ट्रॉन वेव होती है वो कुछ ऐसे ट्रैवल कर सकती है, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही ऐसे हो एंड देन ऐसे ट्रैवल करे, राइट। तो ये हमने पढ़ा था एग्जांपल किसका, इलेक्ट्रॉन के 3D वेव का। ठीक है, नाउ फिर हमने डिस्कस किया था कि वो रीजन जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो हायर द एम्पलीट्यूड हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग देयर। ओके, जहां पे भी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता था उसी को हम नोड कहते थे, इन अ वे। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, नोड कह रहे हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट डिस्कस किया था हमने इसमें, ये वेव में,
हाँ, सो वेव है तो हमने डिस्कस किया था कि वेव इक्वेशन होगा, है ना। अगर ये एक वेव है तो वेव का कोई ना कोई इक्वेशन होगा। इक्वेशन को हम किससे लिखते थे? वेव फंक्शन से, राइट। तो वेव फंक्शन हमने डिस्कस किया था। वेव फंक्शन क्या होता है? इसका सिंबल होता है साई, विच इज अ फंक्शन ऑफ ईदर आर और थीटा, है ना, या फिर अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आर या फिर एक्स वाई जेड के फॉर्म में उसकी इक्वेशन दी रहेगी अपने को, और उसको सॉल्व करके हम पता करेंगे कि कहां पे ऑर्बिट है और कहां पे रेडियस है ना। ये जो वेव फंक्शन है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। वेव फंक्शन का डायरेक्टली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो ये आप लिखेंगे, ये भी शायद लिखा था वैसे, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट फिर भी लिख लो क्या, कि वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन जो यूज होता है टू डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। बोलो सर इसका क्या मतलब? अगर इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो हम लिख क्यों रहे हैं? तो इस बात को ऐसे समझो कि आपने लिखा कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस बात का कोई मतलब नहीं है अनलेस आप उसका कॉन्टेक्स्ट दो कि यहां पे ये S डिस्प्लेसमेंट है, U स्पीड है, T टाइम है, राइट। तो जब आप उसको एक मीनिंग देते हो तब उसका कोई सिग्निफिकेंस बनता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस एज इट इज नहीं है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सिर्फ साई का कोई मीनिंग हम दे ही नहीं सकते। साई स्टिल, जैसे एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो फिर भी एस का कोई सिग्निफिकेंस है अगर आप यू और टी को डिफाइन कर दो कि स्पीड और टाइम है तो। लेकिन इसमें कभी भी इसका कोई सिग्निफिकेंस हम बना नहीं सकते, जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन इससे डिराइव होने वाली कुछ चीजें हैं। क्या है? पहले तो एक और चीज लिख लो कि साई जो है वेव फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं आर के फॉर्म में, या फिर साई जो भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में, क्या हो सकता है? कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर इससे हम दूसरी चीज जो निकाल सकते हैं जिसका सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है साई स्क्वायर। क्या डिस्कस किया था हमने? साई स्क्वायर, साई स्क्वायर आर थीटा, मतलब साई स्क्वायर एट एनी आर एंड थीटा क्या देगा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at that point, at a point in space, है ना। जो भी r डिस्टेंस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। विच मीन्स नाउ इफ इट इज प्रोबेबिलिटी तो कभी जीरो हो नहीं सकती भाई। सॉरी, मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकती, जीरो तो फिर भी हो जाए, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? साई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर हमने इससे लिखा था कि जब साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो करनी हो, या फिर जब साई स्क्वायर जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड। और जब साई स्क्वायर जो है वो क्लोज टू 1 हो जाए तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, इन सेंस ऑफ बोर मॉडल, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल, कि वहां पे उस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है ना। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे आई थिंक। नोड्स के भी टाइप से, यस, रेगुलर, एंगुलर और रेडियल नोड्स, वो जब हम डिफाइन करेंगे एक बार फिर से नोड, तब डिस्कस करेंगे। अभी तो बस वेव इक्वेशन से और क्या क्या हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कहां कब यूज करेंगे, अब इसी चीज को इलैबोरेट करके डिटेल में 1 by 1 हम कवर करेंगे। हाँ, दैट वो लास्ट पॉइंट था अपना, क्या कि जो वेव इक्वेशन है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसी को सिंप्लीफाई करके, उसी को सॉल्व करके हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, वो बस ऐसी है। ठीक है,
वो हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया है जस्ट टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा था क्या अपन ने? नहीं, वैसे लिखना ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आएगा नहीं, यूज कर नहीं पाओगे अभी। हाँ तो अभी बस लिखना है उसको। मे भी जब आप डबल डिफरेंशिएशन सीख लोगे तो मे भी आपको वो समझ में आने लग जाएगी क्या इक्वेशन। नहीं, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन सीखा है क्या आपने? नहीं ना, समझा दूंगा कि क्या है इसका मीनिंग, बट ठीक है चलो देखते हैं। तो क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन, वो लिख लो भाई। पता नहीं भाई, C20 बच्चों के एग्जाम आ रहे होंगे ना अब, तो क्या करें फिर, भगवान का ही सहारा लेना पड़ता है। हाँ, सो वेव फंक्शन ये है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, सो ये जो है देख लो, यहां पे ध्यान से दो, ये जो सिंबल होता है इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको? यस, हाँ, तो जैसे मान लो कि अभी हमने लिखा कि साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, लिखा था हमने। तो अगर ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है तो इसको, इस ये जो इक्वेशन है इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम लोग, या कैसे सॉल्व करेंगे अभी के लिए, कि अगर आप डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखोगे तो उस टाइम पे इसका मतलब ये होता है कि इसको ऐसे भी लिखते हैं वाई एंड जेड। इसका मतलब क्या है कि वाई और जेड कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो जब आप ऐसा डी यूज कर, एक तो प्रॉपर आप ऐसे लिखते हो डी, तो उसका मतलब होता है कि सारे जो जो वेरिएबल्स है उनको वेरिएबल ही लिया है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो कि एक बार हमने जब डिफरेंशिएट किया तो एक्स को वेरिएबल लिया, एक बार जब हमने y को वेरिएबल लिया तो बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे, एक बार जब हमने z को वेरिएबल लिया तो बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे, एंड सो ऑन। एक बार और समझाता हूं इसको एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है साई, विच इज नॉट अ वेव फंक्शन, नॉर्मली एक कोई फंक्शन है, साई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 3z स्क्वायर एक्स प्लस 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसका हमें लिखना है डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले जब ये वाला पार्ट कर रहे होंगे तो x वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा, तो मतलब 2x स्क्वायर y और z तो कांस्टेंट ही हमारे लिए, तो क्या लिखोगे आप, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4, तो आप लिखोगे क्या 4x, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ, और ये दोनों तो कांस्टेंट ही थे वैसे भी, तो y इंटू जेड। अच्छा सॉरी, हाँ डबल डिफरेंशिएशन, हाँ डबल डिफरेंशिएशन करते, तो एक बार किया हमने तो हो गया 4x, एक बार और करोगे तो सिर्फ बचेगा 4, है ना, तो 4y/z, ठीक है। अब देखो दोबारा यहां पे जब हम करेंगे क्या, डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर, यहां ऐसा ये नहीं कि सिर्फ इसका करना है, इसका करना था, पर इसमें डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का टर्म पहली बार में कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरी बार करोगे तो जीरो हो जाएगा। यहां पे भी एक्स का एक ही टर्म था, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा कांस्टेंट, एंड देन दूसरी बार करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। अब जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहली बार करोगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो 2x स्क्वायर जेड हो जाएगा डिफरेंशिएशन, समझ पा रहे हो, क्योंकि y वेरिएबल है, और जो 2x स्क्वायर जेड है वो खुद एक कांस्टेंट है, तो उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? हाँ या ना बोलो, नहीं समझ आ रहा है? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऑनेस्टली बताओ मुझे। हाँ सो देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, दिक्कत क्या है ना कि डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए दिक्कत आ रही है। चलो तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि dy बाई dx पहले निकालते हैं ना, डबल छोड़ो, पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या, डेल स्क्वायर डेल y बाई डेल एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई
प्लस डेल साई बाई डेल जेड आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अज्यूमिंग वाई एंड जेड टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, इधर आएगा, बड़ा सा होगा, क्योंकि एक्स को अगर कांस्टेंट मान के किया तो पहले टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 4xyz होगा क्या, और इसमें किया तो प्लस 3z², और फिर इसके लिए किया तो प्लस 4y²z²। ये सिर्फ पहला टर्म आया है ये, फिर आप दूसरा टर्म निकालोगे प्लस, अब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो अज्यूमिंग x एंड z टू बी कांस्टेंट, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2x² प्लस यहां पे 0 प्लस यहां पे 8yz²x, ये दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन आया। फिर तीसरे टर्म में जब जाओगे आप तो क्या करोगे, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब x और y को आप कांस्टेंट लोगे, तो यहां पे z है, क्या हो जाएगा 2x² प्लस यहां पे 6zx प्लस यहां पे 8y² इंटू x। ये सिर्फ फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ। अब सेकंड डिफरेंशिएशन जब करने जाओगे तो इन सब का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखो पहला टर्म ये है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब y और z कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 4xy, ठीक है। फिर दूसरा जब आप कार्य कर रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब z और x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये पहले से 0 था, और यहां पे y वेरिएबल है और y है भी, तो 8z²x, और फिर थर्ड टर्म में जाओगे तो z के रेस्पेक्ट में करोगे, मतलब x और y कांस्टेंट, तो ये 0, ये z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 6x, और यहां पे 8y²x। ये है आपका फाइनल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग है ये, इसको लिखने का या इसको सॉल्व करने का ये तरीका है जो मैंने आपको बताया। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और करोगे आप, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी टर्म्स है, h तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, ये है आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये फिर से साई वेव फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको ना तो हमें सॉल्व करना है और ना हमें इसके बारे में इसके अलावा कुछ जानना है, इसके इंटरप्रिटेशन जानने हैं कि जैसे इसी को सॉल्व करके अलग अलग क्वांटम नंबर्स आए, वो क्वांटम नंबर्स क्या है वो हमें जानना है। श्रोडिंगर इक्वेशन बस नाम के लिए लिख लो कि भाई ऐसा कुछ इक्वेशन होता है ना। हाँ क्या क्वांटम नंबर्स, नहीं, वो अलग अलग क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, इन एनी ऑर्बिटल, और देखो इन चीजों में मैं ये मानता हूं कि जितना डेप्थ में जाओगे उतना कंफ्यूजन होगा, तो अभी मैंने बोला कि मैथ्स मैंने आपको समझा दिए, और ये और इजी हो जाएगा आगे, मैथ्स 12th में पढ़ते हो आप, डबल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी के लिए आप बस नहीं ये मत लिखो, बस इक्वेशन लिखो और छोड़ दो और भूल जाओ, बस याद रखो कि इक्वेशन लिखनी कैसी है ना। ये लिखना कैसे याद रखो कि डायरेक्ट ही किसी ने इक्वेशन ही पूछ लिया, दैट इज द मैक्सिमम जो पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे। इस चैप्टर में वेटेज सबसे ज्यादा पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर, इस टॉपिक का है। हाँ हाँ, पूरे टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में से कौन से टॉपिक बोर मॉडल एंड देन ये सबसे ज्यादा इसका, फिर बोर मॉडल का, या बराबर, या दोनों में से किसी एक का ज्यादा, मतलब मैं कोई गारंटी नहीं है भाई, मान लो किसी ने पेपर बना, उसका मूड हुआ कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक ज्यादा पूछूंगा, ज्यादा पूछ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। पर हाँ, अगर तुम जेई और सारे एग्जाम का हिसाब से बात कर रहे हो तो बोर मॉडल, बिकॉज उसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, उसमें आप रेडिएशंस भी पूछ सकते हैं, उसमें आपसे कुछ भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये वो। उसके अलावा ये इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वेव मैकेनिकल मॉडल में। तो ना मैथ्स वाला टर्म मत लिखो, मैथ्स वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ना बाद में समझ में आएगा, खुद ही जब सीखोगे तो समझ में आ जाएगा।
हाँ नहीं आ तो रहा है, मतलब ठीक है फिर। हाँ तो बस ठीक है। अब देखो हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको लिखवाया था बिफोर दिस समरी, क्या कि वेव इक्वेशन जो है, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वेव इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन से हमें क्या मिले थे? 3 क्वांटम नंबर्स मिले थे। अब हम सीधे जाएंगे क्वांटम नंबर पे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्यों सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया और कैसे हम यहां तक पहुंचे। सीधे हम डिस्कस करेंगे क्या? पहला क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन करने नहीं जाएंगे ना इसमें जल्दी से टॉपिक कवर करके, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमेशा ही लगता रहेगा कि कुछ तो कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक चल रहा है ना। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो बोर मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिट नंबर ही है, पर वेव मैकेनिकल मॉडल में सिंस ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं तो हम उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। क्या सिग्निफाई करता है ये? ऑर्बिटल की साइज एंड ऑर्बिटल की एनर्जी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is determined by principal quantum number। ठीक है, बेसिकली साइज ऑफ ऑर्बिटल will be directly proportional to principal quantum number n, and energy is also directly proportional, but energy does not only depend on principal quantum number but it also depends on the next quantum number, दोनों के सम पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ अभी के लिए एनर्जी आप बोलोगे इंक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट देर इज सम कांस्टेंट और अनदर क्वांटम नंबर इन्वॉल्व एज वेल, जो कि हम एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर रेफरेंस अभी आपको पता नहीं, लास्ट क्लास में शायद डिस्कस तो किया था मैंने, कि अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल की, ठीक है, तो ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ये वाला पार्ट जो बताता है वो बताता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं बताता, 1s लिखने का मतलब है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, वो नंबर में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और s एक ऐसा ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल होने की वजह से एस नहीं है, मतलब इसको एस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एस ऑर्बिटल है, लेट्स से 1s, तो 2s ऑर्बिटल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3s ऑर्बिटल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। तो होगा स्फेरिकल ही, लेकिन साइज बढ़ती जाएगी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देखो इसको, कोई डेफिनेशन नहीं है, यही तो डेफिनेशन है ना। एक नंबर आएगा, 3 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब 3 टर्म्स आएंगे, उन तीनों में से एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इन्फॉर्मेशन देता है ना। हाँ 3 नंबर आएंगे ना। हाँ हम्म, एस नाम है ऑर्बिटल का। 1s इज एस इज अ टाइप ऑफ सबसेल और टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्बिटल को हम एस कहते हैं, एक दूसरे टाइप का ऑर्बिटल होता है जिसको हम पी कहते हैं, एंड सो ऑन, है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आता है हम्म
क्लियर? ओके, नाउ और क्या क्या चीजें पता चल सकती है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? ध्यान दो, किसी भी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो है n स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आना स्टार्ट हो गया अपने लिए। क्या? पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज कितना? n स्क्वायर। ठीक है, कि अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल 1 हो सकता है, जिसका 2 है उसमें 4 ऑर्बिटल होंगे, जिसका 3 है उसमें 9 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना? तो 9, एग्जैक्टली 9 होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंटीजर होगा हमेशा, है ना? मान लो ऐसा है, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल जो पॉसिबल है इसमें वो कितने हैं? 1, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 16, इसमें 25 एंड सो ऑन। ये हम प्रूव भी करेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे ये नंबर्स हम कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे हो रहा है ये। ठीक है, important to note that an orbital can contain a maximum of 2 electrons. A single orbital can contain a maximum up to 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकता। हाँ, एक टाइप के ऑर्बिटल में हो सकता है कि एक 1s ऑर्बिटल है, एक 2s ऑर्बिटल है, तो 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। या जैसे p ऑर्बिटल है तो p में 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो एक ऑर्बिटल का मतलब है कि सिर्फ px या सिर्फ py या सिर्फ pz, है ना? तो एन ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम अप टू कितना? अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना होगा? हाँ, 2n स्क्वायर होगा क्या? कैसे? ऐसे कि भाई सर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मैक्सिमम ऑर्बिटल जो थे वो थे n स्क्वायर के बराबर, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। तो गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर। एंड लास्टली which should have been the first point कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो इंटीग्रल वैल्यू होती है उसकी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना? It will always have अच्छा, श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना भी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना कि इस इक्वेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, है ना? वो भी सीखेंगे बिना सॉल्यूशन के। इट विल ऑलवेज हैव क्या? इंटीग्रल वैल्यू। मतलब n विल बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 नहीं होगा और कोई फ्रैक्शन या ऐसा कुछ नंबर नहीं होगा। कोई डाउट? डंजो कर लो ना भाई, 3 घंटे की क्लास है, कैसे करोगे? चश्मा होगा ना तुम्हारा? अच्छा, बनाने के लिए दिया क्या? अच्छा अच्छा।
कुछ तो होता है ना वो, रंजो ही होता है ना। वो है नेक्स्ट क्रैश। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को भी नहीं? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक और इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना है, NH/2π, है ना, वो हमने बोर मॉडल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दूसरा ये लिख लिया सबने यहां तक? किसी का रह गया लिखना? नहीं। सेकेंड लिखो आप, एजिमुथल क्वांटम नंबर। या फिर इसी को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कोई बोले तो समझ जाना इसी की बात हो रही है। ठीक है, पहले तो इससे पता क्या चलता है, हाँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का शेप बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज कि फॉर एनी गिवन एजिमुथल क्वांटम नंबर, number of orbitals is equals to 2l plus 1, जहां l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। कि कोई भी एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर आपको पता है तो उससे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उस सेम क्वांटम नंबर को कैरी करने वाले विल बी 2l plus 1। ना ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि इस डिस्कशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने फिक्स कर रखा है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो 1 एजिमुथल क्वांटम नंबर के साथ 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब वो 3 ऑर्बिटल सारे एटम को मिला के नहीं है, किसी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, है ना, कि 3 ऑर्बिटल जैसे p का है तो 3p के 3 ऑर्बिटल है, 2p के भी 3 ऑर्बिटल होंगे, 4p के भी 3 ऑर्बिटल होंगे। तो फॉर दैट एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 ऑर्बिटल है, पर वो सेम एजिमुथल क्वांटम नंबर मल्टीपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में रिपीट हो सकता है, उसके से एसोसिएट हो सकता है ना, कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो सब में सेम एजिमुथल क्वांटम नंबर रिपीट हो सकता है। नाउ अभी के बाद जब हम प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर का डिस्कशन करेंगे तो लेट्स डू वन थिंग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप समझ लो किसी स्टेट का नंबर प्लेट पे जो कोड होता है ना, वो MH RJ जो भी UP MP जो भी होता है, राइट, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है उसके बाद के आने वाले 2 डिजिट वाले 2 नंबर जो होते हैं, जैसे MH12, MH01, MH07, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेट्स अज्यूम कि वो जो बाकी के नंबर्स होते हैं नंबर प्लेट पे वो है। तो MH अगर आपने डिफाइन कर दिया तो MH1 हो सकता है, MH2 हो सकता है, MH3 हो सकता है, और MH1 के बाद वाला जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ना ध्यान दो, MH के अलावा UP में भी 1 2 3 4 हो सकता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज कर दिया आपने, MH से UP पे चले गए, लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम रिपीट हो सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, जो एक गाड़ी है जिसका नंबर है 9723 लेट्स से, तो 9723 अगर यहां पे है तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ही हो सकता है, राइट। तो सेम एजिमुथल क्वांटम नंबर के साथ दूसरा जो अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा वो हो सकता है, राइट। सो पॉइंट ये है कि ये जो हमने बोला है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड है, एंड देन हम एजिमुथल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ
अगर ऐसा है तो पहले ये पता कर लेते हैं कि सर किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन कौन से एजिमुथल क्वांटम नंबर हो सकते हैं, राइट। सो एल मैक्स जो होता है वो होता है n-1, कि मैक्सिमम एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी n-1। तो L पॉसिबल क्या होगा, L की वैल्यू जो होगी 0 से लेके n-1 के बीच में लाई करेगी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर सिर्फ 0 हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और 3 है तो 0 1 2 तीनों हो सकते हैं। तो 1 तो 0 वाले में नहीं था, लिख के बोल देता हूं मैं। तो अगर ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए तो देखो यहां पे ये टेबल को ध्यान से समझो, और इसको लिखना नहीं है, पहले पहले आप समझो इसको, सब लोग यहां ध्यान देंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं n की वैल्यू, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे पॉसिबल l, ठीक है, ओके। फिर आगे भी कुछ फिल करेंगे बट पहले ये लिखते हैं। मान लो n की वैल्यू मैंने लिखी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पॉसिबल l की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 0 से लेके n-1 के बीच में जितने भी नंबर है सब पॉसिबल है। तो 0 से n-1 कितना है, वो भी 0 है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू इसे वहां पे क्या, 0। फिर दूसरे में आते हैं, 0 से लेके 1 तक कुछ भी है तो 0 भी है और 1 भी है, दोनों इंक्लूसिव है ना। यहां पे आओगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2, यहां पे आओगे तो ठीक है ना। ध्यान से देखना पेशेंटली इसको, आगे वाले डिस्कशन को। अगर ऐसा है 5 में नहीं जाते, यहीं पे पहले प्रूव कर लेते हैं। ये बताओ कि यहां पे कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, कितना है, एक है। कैसे भाई, यहां से आया, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है, 4, इसके लिए एक, और जब ये रखोगे एजिमुथल क्वांटम नंबर तो कितने हो जाएंगे, 3 और, तो टोटल कितने हुए 4। यहां पे देखो 1 3 और 5, टोटल हो गए 9, ये कितना हो जाएगा फिर 16, और यही तो है n²। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल जो पॉसिबल है किसी भी n में वो n² यहीं से आ रहा है, क्योंकि हर एजिमुथल क्वांटम नंबर के साथ 12+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपकी पॉसिबिलिटीज है। फिर उन ऑर्बिटल के अलग एड्रेसेस होते हैं जिनको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, वो भी हम बाद में लिखेंगे, और दिखेगा आपको कि हर 16 ऑर्बिटल कैसे हैं, ये सब कुछ हम लिखेंगे, ठीक है। लिखो अब याद, और कोई डाउट है तो पूछो। पॉसिबल वैल्यू ऑफ L,
एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर L है तो मैक्सिमम ऑर्बिटल जो हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर के वो हो सकते हैं 12+1। नहीं नहीं भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यस यस यस, हाँ यस, यही हुआ है यहाँ पे। 5 + 3 + 1 9 हुआ है ना। हाँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ऐसे डिपेंड कर रहा है। क्यों तो हम करें, क्यों मैंने बोला ही नहीं है, क्यों मैं बता ही नहीं सकता आपको, नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस पे ना। ध्यान दो, हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन इस बात से कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप बताता है ऑर्बिटल का। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहां पे मैं लिखता हूं L की वैल्यू जो स्टार्ट होती है कहां से, 0 से, और मैक्सिमम n-1 तक जाती है। तो L 0 होता है, तो ऑर्बिटल जो होता है नाम उसका क्या होता है भाई? तो यहाँ पे एक टेबल बनाओगे, यहाँ पे L की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ सबशेल। सबशेल क्या होता है? वही ऑर्बिटल ही होता है। ऑर्बिटल के सेट को हम सबशेल कहते हैं। कि जैसे p ऑर्बिटल्स हो गया तो उसमें 3 तरह के ऑर्बिटल होंगे, px, py, pz, है ना। तो नेम ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल्स, ठीक है। और फिर यहां पे लिखोगे आप शेप ऑफ दोज ऑर्बिटल्स, दोज सबसेल्स। ओरिएंटेशन की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ नेम एंड शेप, 3 को ही करना है अपने को। L0, L1 और L2, ठीक है। ध्यान देंगे, 0 में क्या बोलते हैं हम उसको? s ऑर्बिटल, फिक्स है भाई। s ऑर्बिटल के लिए 0 ही होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। f भी है पर f के लिए जगह नहीं है और f के शेप हम पढ़ेंगे नहीं। दूसरा है, अगर L की वैल्यू 1 होगी तो हम बोलते हैं क्या उसको? p ऑर्बिटल। अगर 2 होगी तो क्या होगा? d ऑर्बिटल। अगर 3 होगा तो f ऑर्बिटल। देखो प्रैक्टिकली इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो जितने नोन एलिमेंट्स हैं उनके सारे पैरामीटर्स, कॉन्फ़िगरेशन सब कवर हो जाता है। पर थ्योरेटिकली अगर आप जानना चाहते हो तो 4 होगा तो G होगा, 5 होगा तो H होगा, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते जाना आपको, है ना। पर उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपना नेम। अब बात करते हैं शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल जो होता है वो होता है स्फेरिकल, स्टार्ट ही हमने वहां से किया था। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और इसमें भी इसका जो न्यूक्लियस अगर यहां पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड ही ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लो या प्रोबेबिलिटी कह लो कम होती जाती है, ठीक है। और अगेन 1s होगा तो सबसे छोटा होगा, फिर 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, ये वगैरह वगैरह। s ऑर्बिटल है प्लस इसके साथ शेप तो है ही, ये इसको हम नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्यों है नॉन डायरेक्शनल भाई? क्योंकि स्फेयर है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। स्फेयर का कोई डायरेक्शन है, डंबल का डायरेक्शन हो सकता है, स्फेयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसको हम नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहते हैं। फिर इसके बारे में आप लिख लोगे यहीं पे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस, नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, एट न्यूक्लियस, एट अराउंड न्यूक्लियस, उसके आसपास, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल कैसा होता है भाई? डंबल। तो ध्यान देंगे, p ऑर्बिटल पहली बात तो डंबल होता है, और 3 होंगे क्योंकि जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है उस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के साथ
नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो 2l+1 होंगे, 2l+1 इज 3, तो p ऑर्बिटल तो 3 होने चाहिए। तो उसके सर तीनों डंबल होते हैं, यस तीनों p ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, बस उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है जो कि डिसाइड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लो कि कोई p ऑर्बिटल का डंबल का डायरेक्शन अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम उसको बोलेंगे px ऑर्बिटल। अगर किसी के डंबल का डायरेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम क्या बोलेंगे py ऑर्बिटल। और अगर किसी के डंबल का डायरेक्शन z एक्सिस के अलॉन्ग है तो pz ऑर्बिटल। ऑब्वियसली ये डायरेक्शनल है और इसमें न्यूक्लियस के आसपास जाओगे तो प्रोबेबिलिटी कम है। द शेप जो आप देख रहे हो ना वो एक तरह से इन्होंने प्रोबेबिलिटी को ही बता रहा है, राइट। तो न्यूक्लियस के पास तो एकदम जीरो सा है और न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो पहली चीज तो ये कि डायरेक्शनल है। लोएस्ट प्रोबेबिलिटी और जीरो प्रोबेबिलिटी है। एक सेकंड रुक जाओ। अराउंड न्यूक्लियस, हाँ क्या बोल रहा हूं, तीन होंगे ना आपके, मतलब वन लिखा है ना आपने, तीन होंगे, हाँ एक साथ तीन होंगे। हाँ 3 होंगे। अच्छा ये 2D में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, राइट। डंबल प्रॉपर ऐसा है, x बस डायरेक्शन उसका x है, y है और z है। 3 अलग अलग p ऑर्बिटल से, तीनों को मिला के हम p सबशेल कह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स तो कितना बोलोगे आप 6, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ p ऑर्बिटल तो क्या बोलोगे आप 2। तो आप उस लैंग्वेज को देखना है कि सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं या एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, है ना। ओके जो d ऑर्बिटल है वो भी p ऑर्बिटल की तरह ही होता है, डायरेक्शनल एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस, लेकिन उसमें डबल डंबल होता है। कैसे? d ऑर्बिटल मतलब ऐसा है, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर ये x एक्सिस है और y एक्सिस ये रहा तो इस वाले d ऑर्बिटल का नाम है d x स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं है, बस उसका नाम है, ठीक है। क्योंकि और भी d ऑर्बिटल होते हैं जिनमें ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, और d ऑर्बिटल में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी होगा अलग अलग जगह पे। लेकिन चलो बाकी के जो d ऑर्बिटल होंगे उनको मैं एक ही बार में लिख दूंगा, क्योंकि वापस से ओरिएंटेशन वाले में आएंगे तो हम करेंगे। ये देखो अगर ऐसा ऑर्बिटल है कोई डबल डंबल वाला तो ये हो सकता है dxy, ये dyz भी हो सकता है और ये dzx भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये कौन से एक्सिस है। अगर ये x और y एक्सिस है तो इसका नाम क्या होगा ऑर्बिटल का dxy। इसका नाम क्या होगा dxy। नाम ही dxy है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है कि dx इंटू वाई नहीं है वो, क्योंकि वो दो एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, इट्स नॉट यूनिडायरेक्शनल, इसलिए हम इसमें दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं dxy। फिर dyz कैसा दिखेगा, y और z एक्सिस के लॉन्ग सेम काम। आप प्रॉपर बनाना पे डंबल है ना, हाँ सेम ही लग रहा है, बिल्कुल सेम ही लगेगा। अगर मैं इसको घुमा दूं तो ऐसा ही तो लगेगा ये, मतलब पॉइंट इज कि हमने एक्सिस सिस्टम बदल दिया ना, कि ये yz एक्सिस हो गया। अब अगर प्रैक्टिकली मैं इस प्लेन में बनाता तो एक्चुअली में y इधर जा रहा है और z बाहर आ रहा है, तो अब 2D में बनाता कैसे मैं, तो मैंने एक्सिस ही बदल दिया। हाँ माइनस नहीं है, मतलब बोलोगे माइनस पर समझना कि ये d x स्क्वायर डैश y स्क्वायर है ना। उसका नाम ऑर्बिटल का नाम है dx स्क्वायर y स्क्वायर, और सिग्निफिकेंस ये है कि वो x y एक्सिस के लॉन्ग होगा। dxy हुआ तो वो x y एक्सिस के बीच में होगा पर उसके अलॉन्ग नहीं होगा, है ना। dyz है तो yz एक्सिस के बीच में होगा पर उसके अलॉन्ग नहीं होगा। तो स्क्वायर उन ऑर्बिटल्स के अराउंड आएगा d वाले में जो प्रॉपर एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, जैसे एक dz स्क्वायर भी होता है, वो z एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना। तो उसके बाद ये लिख लिया आपने, dyz कैसा होगा, हाँ तो लिखो ना, मैंने कहा बोला कि तुम मना कर रहे हो तो मैं भगा थोड़ी दे रहा हूँ कि नहीं लिखने दूंगा, जाओ अब नहीं लिखने दे रहा मैं तुमको, बताओ। हाँ dz स्क्वायर होगा
पहले तो डी वाई जेड रह गया था ना, डी एक्स वाई कर लिया, डी वाई जेड कर लिया, डी जेड एक्स रह गया है ना। तो यहाँ पे जेड एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस, या यहाँ एक्स यहाँ जेड, कुछ भी कर लो। और ऐसा ऑर्बिटल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डी जेड एक्स या एक्स जेड। ना लास्ट डी ऑर्बिटल जो है डी जेड स्क्वायर, ये थोड़ा यूनिक है, ये थोड़ा अलग है। कैसे? अगर ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तीनों एक्सिस मैंने ड्रॉ किया इस बार क्योंकि तीनों प्लेन में होगा वो थोड़ा थोड़ा। तो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल, पहली बात तो नाम है, अगर डीजेड स्क्वायर तो एक चीज तो क्लियर है कि सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके डंबल का ओरिएंटेशन जेड एक्सिस के अलोंग तो होगा ही होगा। तो डीजेड स्क्वायर जो है वो ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसके अलावा एक्स वाई प्लेन में इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक रिंग होती है, मतलब ऐसे अगर डंबल है ऊपर और नीचे, डीजेड स्क्वायर को ऐसा समझो कि पीजेड ऑर्बिटल, पर पीजेड ऑर्बिटल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग, तो वो हो गया आपका डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये 5 डी ऑर्बिटल है और इसकी कॉम्प्लिकेशन से समझ गए होगे कि अगर एफ ऑर्बिटल ड्रॉ करने जाओगे तो उसमें 3-3 डंबल होंगे और फिर ऐसे 7 ऑर्बिटल होंगे। तो हम लिख देते हैं सीधे क्या कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है एफ ऑर्बिटल का, है ना। नहीं तो वो तो क्या है कि इसी में अगर इसको हम वाई एक्सिस कह रहा हूं बोलते तो डी वाई स्क्वायर बोल रहे होते, बट भाई स्टार्टिंग से जो इनका नॉमेनक्लेचर हुआ है वो वैसे ही हुआ, तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं उनको। एक स्फेयर स्फेरिकल होता है और वो स्फेयर जैसा दिखता है, ये शेप तो तुमने रटा ही है ना। तुम्हें कौन सा बचपन से साइंटिफिकली पता था कि हाँ इसी को स्फेयर कहते हैं? पहले तुमने रटा कि हम इसको स्फेयर कहते हैं, अब तुमको ऑब्वियस लगता है कि हाँ स्फेयर ही तो है। तो वैसे ही पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये तुम्हें पहले स्टेज पे रटना पड़ेगा कि भाई पी ऑर्बिटल मतलब डबल डंबल, और फिर तुम्हें 1 साल बाद लगेगा कि तो ऑब्वियस ही बात है यार, कौन पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि पी ऑर्बिटल ऐसा क्यों है। तो वो वाली बात है कि तुमसे अगर मैं पूछूं कि स्फेयर स्फेरिकल क्यों है, भाई कोई है आंसर आपके पास? सेम है ना।
डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज है क्या, कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो और मिनिमम होगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा एंड देन फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये डी जेड एक्स है, जेड और एक्स एक्सिस के बीचों बीच है, 45 डिग्री पे अगर इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ करो तो 45 डिग्री पे ही होगा एग्जैक्ट वो, अगर उसके सेंटर से लाइन ड्रॉ करो तो। ऑल्सो डीजेड स्क्वायर का क्या सीन है मैं फिर से बताता हूं। तो डीजेड स्क्वायर को आप ऐसे इमेजिन करो कि एक पी जेड ऑर्बिटल है और उसके चारों तरफ आपने एक रिंग लगा दिया, ठीक है, उसको हम डीजेड स्क्वायर बोलेंगे, दैट इज द शेप ऑफ डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ऑल्सो ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है, ऑर्बिटल इज नॉट अ फिजिकल थिंग कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन टच नहीं कर सकते जाके, ना, इट्स अ 3D रीजन, हमने डिफाइन भी किया था, एक स्पेस है, जैसे ये रूम है तो रूम के वॉल्स को टच कर सकते हो आप, पर रूम तो एक स्पेस है ना भाई, रूम को कैसे टच करोगे, रूम एक जस्ट, तो वैसे ही ऑर्बिटल एक रीजन है, उसको आपने जैसे पुणे है एज अ सिटी, तो उसकी बाउंड्री है पर वो एक वर्चुअल बाउंड्री है ना, ऐसा कोई दीवार नहीं कि आप पुणे के बाहर ये बॉर्डर है ये दीवार है, बट उस रीजन को आप मैप पे देखते हो ना कि भाई ये पुणे का ऐसा मैप है या इंडिया का ये मैप है, देखते हो, दैट मैप द वर्चुअल लाइन इज व्हाट ऑर्बिटल की आउटर लाइन है ना। तो ऑर्बिटल को फिजिकल मत विजुलाइज करना कि सच में कोई डंबल है एटम के अंदर, इट्स जस्ट अ रीजन। ठीक है, ऑलराइट, अब एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हमें और क्या क्या पता चलेगा, क्या क्या हमने लिख लिया ऑलरेडी। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, मैक्सिमम इतने ऑर्बिटल हो सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। पहले हम ये अप्लाई करेंगे, इससे रिजल्ट नहीं आएगा तो हम ये अप्लाई करेंगे, इफ n+l इज सेम, पहली चीज तो ये, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड आयंस। ठीक है, क्या फिर से रिपीट करता हूं, एनर्जी ऑफ किस ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। पहले तो अगर बोलोगे सर दो ऑर्बिटल का n+l सेम है तो फिर जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या फिर अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो आप इस रूल को सीधे स्किप करोगे, आप कहां पहुंचोगे, सेकेंड रूल पे। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी सेम होगी, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम में 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, लेकिन हीलियम के अंदर 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 2p के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही है, लेकिन 2p के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1 है और 2s के लिए 0 है। तो l+n करोगे 2s के लिए तो 2 आएगा, और l+n करोगे 2p के लिए तो 3 आएगा। तो हाइड्रोजन के अलावा कुछ होगा जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी, लेकिन अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन में, तो जिसका n सेम उसकी एनर्जी भी सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स में खेल लेना, इससे क्वेश्चंस आएंगे और अगले क्लास में भी काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। मतलब अगर n और l सेम है उसके लिए क्या करना था? n और l सेम कभी हो ही नहीं सकता भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक बड़ा ऑप्शन है, n would be greater than l ना। और ना फिर हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना है? पहले लिख लो, है ना, क्या 2d के लिए क्या n और l,
2d होता ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 है, n 2 है, तो L मैक्सिमम ही 1 हो सकता है ना? हाँ जी, तो मुझे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। एल एम तो मुझे कहीं दिखी नहीं, एम कहाँ है इसमें? एल प्लस, हाँ सेम, तो क्या लगाना हमें, तो क्या करना है, ऊपर से वापस पढ़ो एक बार। तो पढ़ो ना एक बार, पढ़ के बताओ मुझे, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा पढ़ोगे तो। क्या लिखा हमने यहां पे? अब मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ आप ये। एन क्या है? हाँ, और एल क्या है? ये वाला नंबर। तो वो वाला नंबर और ये वाला नंबर इसी के लिए सेम होगा ना, जिसकी एनर्जी निकाल रहे हैं हम। जब मैंने लिखा n प्लस एल सेम हो, मतलब ये है कि जैसे मान लो कि एक ऑर्बिटल है 2s, दूसरा ऑर्बिटल है 2p, अगर इनका n प्लस एल सेम निकल गया तो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3s और 3p के लिए निकालो। तो 3s के लिए n है कितना 3, l है कितना 0, 2p सॉरी, हाँ, और 2p के लिए n कितना है 2 और l कितना है 1, दोनों को ऐड करोगे 3 आया। तो आप बोलोगे ना सर अब किसकी एनर्जी ज्यादा है बताओ, तो उस केस में जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। कोई भी रूल तो ऐसे फॉलो करते थे कि पहले ये सोचो, ये नहीं हो रहा है तो फिर ये सोचो, है ना? तो वही हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है या लिथियम प्लस 2 या बेरिलियम प्लस 3 है, तो उन केस में भी एनर्जी सिर्फ n पे ही डिपेंड करेगी, मतलब 3s की वैसे भी 2p से ज्यादा होगी। लेकिन 2p और 2s में कंपेयर करो तो नॉर्मल एटम में इसके लिए n प्लस एल कितना होगा 2, तो नॉर्मल एटम में 2p की ज्यादा होती है 2s से, लेकिन हाइड्रोजन में 2p और 2s दोनों की एनर्जी बराबर होती है। ये है इस पूरे पॉइंट का मतलब। बॉन्ड, हाँ, एनर्जी ऑर्डर वही रहता है। यस, करेंगे इस पे क्वेश्चन, बस आप पॉइंट्स लिखते चलो, है ना? नहीं नहीं, का रीजन अलग है। ठीक है, लिख लिया ये, समझ गए ये भाई? किसी को और को डाउट है कोई? हाँ भी, तुम उठो बीच में से, उठो उठो बीच में से, उठो उठो, उठ जाओ। आज के बाद उसके बगल में बैठोगे तुम, उठो, आप बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, यहाँ बैठो 3rd बेंच पे। अगर नेक्स्ट क्लास से जिनको मना किया वो बैठे अलग अलग साथ में बेंच पे, तो एक एक डाइट कोक सब पे फाइन लगाऊंगा मैं, है ना? नाम में पहले ध्यान, तुम्हारे, तुमको नहीं बैठना है, तुमको 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 और किसको बैठाया मैंने? ये जो 5-6 लोग आप लोग वहां बैठ के बातें करते हो ना, आप 5-6 में से कोई भी दिखा अगर साथ, 2 से ज्यादा लोग एक बेंच पे, तो सब पे एक एक डाइट कोक का फाइन लगेगा जो लोग भी दिखेंगे, है ना? हाँ हाँ, आप मुझे दोगे तो क्या तुम, मैं तुम्हें दूंगा क्या? हाँ, है ना? हाँ, होता है, अभी मैं कुछ जान रहा, बस होता है, ये मैंने लिखा है इसलिए होता है। ठीक है, अभी के लिए आपको मानना है कि मैंने लिखा है कि ये 2s2p हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंसेस के लिए सेम होता है, बस इतना मानना है ना? अरे भाई, बोर मॉडल पूरा खत्म कर ली। क्या हो गया, तुम लोग कौन से नशे करके आए हो आज? हाँ हाँ, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है, वो है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H बार। मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना? H अपॉन 2 पाई को ऐसे भी लिखते हैं, H बार लिखते हैं ना?
क्योंकि वो नंबर रिपीट होता है ना बार बार, तो उसको एक नया सिंबल दे दिया ऐसे ही। हाँ वही h/2 ही है वो, h/2 को लिखने का दूसरा तरीका। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑर्बिटल्स दैट आर नॉट पॉसिबल। ऐसे ऑर्बिटल बताने हैं जो पॉसिबल नहीं है, यहां पे मैं लिखूंगा। Sorry, 3F5 बस इतना ही करो, समझ में आ जाए। कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है ये आपको बताना है, बिना रटे हुए इंफॉर्मेशन के। अगर आपको पहले से पता है तो फिर तो छोड़ दो, फिर तो पता ही आपको। बट बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, आज हमने डिस्कस किया है इसका लॉजिक क्या होगा। दो बार कैंसिल कर देना। हाँ भाई, हाँ ओके, हो गया। बताओ कौन कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। 2D और 3F और 4G और 2F एंड 3F अगेन।